हाय दोस्तों, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संबंधों से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। UPPCL 2.0 के शून्य से सफलता तक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज का विशेष टॉपिक दक्षता। और इस हमारे टॉपिक में आपको दक्षता से रिलेटेड सभी प्रकार के पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको किसी भी बुक में, किसी भी कापी किताब में किसी भी प्रकार का दक्षता संबंधी कोई भी प्रश्न खोजने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारी वीडियो पर। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको आगाह करवाया जाता है कि जो DC मशीनें होती हैं कि DC मशीनों की दक्षताएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं और इनके फॉर्मूले क्या हैं, किस प्रकार से इनको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो प्रारंभ करते हैं DC मशीनों की दक्षताएं। यहाँ पर DC मशीनों की जो दक्षताएं होती हैं सामान्यतः 50% से कम होती हैं। जितनी मोटरें होती हैं उनकी सबकी दक्षता 50% से कम होती है। जो DC मशीन है, चाहे वो BLDC मशीन हो और चाहे वो BLDC मशीन हो, चाहे वो साधारण DC मशीन हो, उनकी सबकी इफ़िशियंसी 50% से कम ली जाती है। DC मशीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रिकली, या हम कहेंगे कि वैद्युतिक दक्षता जो होती है EB, ये क्या है बच्चों, EB × IA/VI होता है। तो इसमें EB जो है ये बैक EMF होता है। इसी को काउंटर EMF भी कहा जाता है। और इसमें RA जो है ये क्या है बेटा, RA जो है ये क्या है, जो IA है, IA इसमें आर्मेचर की धारा है। यहाँ पर देखते हैं कि जब आपकी EB जो बैक EMF होता है इसके साथ में आर्मेचर की धारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो बेटा ये बन जाता है आर्मेचर का पावर। ठीक है, आर्मेचर का पावर बन जाता है। DC मशीनों में जो घूर्णी पार्ट होता है जिसको हम रोटर कहते हैं, उसी को मशीनी भाषा में आर्मेचर भी कहा जाता है। और जो मशीन होती है उसमें जब सप्लाई प्रदान करते हैं तो ये सप्लाई जो होती है VI के नाम से जानी जाती है। इसको हम इनपुट सप्लाई कहेंगे और इसके लिए आउटपुट सप्लाई हो जाएगा EB/IA। इन दोनों का अनुपात जो होगा, या हम कह सकते हैं कि आर्मेचर की शक्ति बटे सप्लाई शक्ति या मुख्य शक्ति जो होती है, इनका दोनों का जो अनुपात होता है ये बेटा वैद्युतिक दक्षता होती है। इसके बाद आपकी आती है यांत्रिक दक्षता। जो यांत्रिक दक्षता होती है ये शाफ्ट पर उत्पन्न होने वाली जो शक्ति होती है BHP, ठीक है ना, BHP × 735.5, इसको पहले वाट में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जो आर्मेचर की शक्ति होती है उससे भाग दे दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा मोटर की यांत्रिक दक्षता प्राप्त होगी। इसके बाद मोटर की ही, DC मोटर की वाणिज्यिक दक्षता, इसी को कॉमर्शियल या इकोनॉमिक दक्षता भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक दक्षता जो होती है इन दोनों दक्षताओं का बेटा मल्टीप्लाई होती है। यहाँ से देख सकते हैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक राशि इसमें कॉमन हो जाती है EB और IA। इन दोनों को जब कैंसिल कर देंगे तो आपकी वाणिज्यिक दक्षता प्राप्त हो जाएगी, जिसको BHP × 735.5/VI रखा जाता है। तो ये आपकी कौन सी वाणिज्यिक दक्षता है। तो किसी भी DC मोटर हो या जनरेटर हो तो ये 3 प्रकार की दक्षताएं मोस्ट रूप से होती हैं और इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझा जाए। जैसे कि यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो मोटर होती है, मोटर में हम क्या करते हैं, सप्लाई को इनपुट करते हैं। सामान्यतः
मोटर में सप्लाई को सामान्यतः इनपुट किया जाता है। जब हम मोटर में सप्लाई को इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये भी आपकी वैद्युतिक है और ये भी वैद्युतिक है, ये दोनों के दोनों वैद्युतिक हैं। तो बेटा आपकी जो दक्षता बनेगी इलेक्ट्रिकली बनेगी। तो दक्षता का बेसिक फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट यहाँ से अगर हम ये चीज़ इनपुट कर रहे हैं तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है। अब क्या करेंगे, आउटपुट में क्या रखेंगे, EV इंटू IA रखेंगे और बटे क्या रखेंगे, VI रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, अब मैकेनिकल इफिशियंसी देखते हैं। इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है, शाफ्ट पर ये मिल रहा है। जब इनपुट हम ये देंगे तो आउटपुट हमको ये मिलेगा। तो आउटपुट बटे इनपुट यहाँ भी होता है। यहाँ पर दक्षता क्या बनेगी बेटा, तो यहाँ पर BHP गुणे 735.5 बटे EBIA ये बनेगी। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक दक्षता हो जाएगी। ठीक है, अब कमर्शियल दक्षता में क्या करते हैं, अंदर वाली छोड़ देते हैं और इसकी दक्षता को, कमर्शियल दक्षता जो होती है ये केवल बाहर ली जाती है। तो यहाँ पर ये सप्लाई हम इसको प्रदान कर रहे हैं तो ये इनपुट हो गया, आउटपुट आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ से आपकी कमर्शियल दक्षता हो जाएगी ईटा C = BHP गुणे 735.5 बटे VI इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगी कौन सी, कमर्शियल। ठीक है, याद रखना। इसके बाद चलते हैं DC जनरेटर की दक्षताएं। जैसे मैंने DC मोटर की दक्षताएं समझी उसी हिसाब से उन दक्षता को अंश का हर में यदि कर दिया जाएगा तो आपकी जनरेटर की दक्षता हो जाएगी। तो जनरेटर की जो वैद्युतिक दक्षता होती है बेटा ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इफिशियंसी जनरेटर की क्या होती है, जनरेटर की इफिशियंसी जो इलेक्ट्रिकली होती है तो इसमें जो मशीन है उसमें आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, VI मिलेगा। जब हम इनपुट क्या करेंगे, EG करेंगे, EG और IA ये क्या है, ये जनरेटर का आर्मेचर पावर है, आर्मेचर का पावर है जनरेटर का। तो ये क्या है, ये आउटपुट सप्लाई है। तो ये आपका सप्लाई पावर हो गया, मुख्य पावर, और ये आपका आर्मेचर का पावर हो गया। तो ये आपकी सप्लाई का पावर और आर्मेचर पावर दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा VI बटे EG/IA इंटू 100। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी। अब इसमें जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है इसमें आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो बेटा जो जनरेटर होता है तो जनरेटर को हम यांत्रिक दक्षता प्रदान करते हैं। तो ये तो आपका इनपुट हो गया, और आउटपुट जो है आपके आर्मेचर में EG और IA प्राप्त होगा। तो आउटपुट बटे इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आपका ये हो गया EG बटे IA और इनपुट में हम देंगे क्या, BHP गुणे 735.5। तो यहाँ आपकी यांत्रिक दक्षता बनेगी जाके। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर वाणिज्यिक दक्षता। जो जनरेटर होता है उसकी वाणिज्यिक दक्षता क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू कॉमन होती है, इसको कैंसिल कर देंगे तो VI बटे BHP इंटू 735। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये जो दक्षता बनी ये आपकी वाणिज्यिक दक्षता बनी। तो बेटा जनरेटर में भी ये 3 प्रकार की दक्षताएं जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक बात से समझ सकते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपने ये दक्षताएं याद कर ली। अब इनको यदि हम अंश का हर में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर EI लिख दिए और यहाँ पर VI लिख दिए, अंश का हर में जब लिख दिया जाता है तो ये जनरेटर के स्थान पर मोटर की दक्षताएं बन जाती हैं। ठीक है बेटा, आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर आपका ये एक जनरेटर है। जब जनरेटर है तो आपने इनपुट करवाया क्या, ये, और आउटपुट में आपको क्या मिला, ये मिला। तो इसकी यहाँ पर ये कौन सी शक्ति है, यांत्रिक शक्ति है। तो आपकी यहाँ पर मैकेनिकल इफिशियंसी निकलेगी क्या, BHP, ठीक है ना, BHP गुणे 735.5 और बटे हो जाएगा आपका EG/IA। ये G क्यों लिया गया, क्योंकि ये जनरेटर है। ये पूरा का पूरा पावर किसका है, आर्मेचर का पावर है। ये पावर किसका है, ये यांत्रिक शक्ति है। यांत्रिक शक्ति और आर्मेचर की शक्ति, ठीक है ना, आर्मेचर शक्ति बटे यांत्रिक शक्ति इक्वल टू होता है कौन सी, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो बेटा इसको एक बार फिर से समझते हैं। इनपुट आपने आउटपुट बटे इनपुट होता है, ये आपका आउटपुट मिलेगा और ये आपका इनपुट मिल रहा है। तो आउटपुट बटे इनपुट मतलब आउटपुट बटे इनपुट, ये आपकी कौन सी दक्षता बनेगी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ध्यान देना। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी में क्या होगा, इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट इसमें मिल रहा है ये चीज़,
ठीक है ना। और इनपुट यहाँ पर क्या हम इनपुट देंगे, इसको, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ध्यान देना हमारी बात पर। तो VI बटे EG और इसके बाद कॉमर्शियल इफिशियंसी में क्या होगा बेटा, कॉमर्शियल इफिशियंसी जो होगी इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, VI, और इनपुट क्या हो रहा है आपका BHP × 735। तो इसका जब इसका संयोग बाहर बाहर का संयोग किया जाएगा तो आपकी जो दक्षता होगी ये कॉमर्शियल इफिशियंसी प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये कॉमर्शियल इफिशियंसी प्राप्त होती है, वाणिज्यिक दक्षता प्राप्त होती है। तो एक बार इसको बारीकी से फिर से समझेंगे। जो मैकेनिकल इफिशियंसी होगी तो इसमें ये रोटर का पावर और जो इनपुट शक्ति है, यांत्रिक शक्ति, इसका संयोग होता है। जब वैद्युत दक्षता निकालते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज और इनपुट का ये विद्युत भाग जो इनपुट का जो पावर होगा आर्मेचर का ये रहेगा, ये आपकी वैद्युत का संयोग वैद्युत दक्षता, वैद्युत यांत्रिक का संयोग यांत्रिक दक्षता। और जबकि बाहर से अगर हम देखते हैं इन दोनों को तो ये होती है बाहर मतलब मार्केट से, तो ये कॉमर्शियल इफिशियंसी होती है। इसमें ये आउटपुट है, ये इनपुट है, क्योंकि यहाँ पर आप जनरेटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर में यांत्रिक शक्ति को इनपुट करवाया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। और इसमें चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इनमें सभी में यहाँ एक प्रकार का बियरिंग लगता है। ये बियरिंग बेटा होता है बॉल बियरिंग होता है, ठीक है ना। और ये आर्मेचर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील के रोड का बना होता है। और इसके बाद ये स्टेटर का क्रोड होता है, ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और इसमें वाइंडिंग जो होती है ये कौन सी होती है, लैप और वेब बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग से संबंधित आपको आगे वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये DC मशीनों की दक्षताएं थी। अब AC मशीनों की दक्षताओं के बारे में देखा जाता है, देखेंगे आगे। तो AC मशीनों की दक्षताओं में सबसे पहले मशीन आती है आपकी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता में सबसे पहली इसकी दक्षता है आउटपुट बटे इनपुट। सभी मशीनों की यही दक्षता होती है। और इसमें बेटा जो आउटपुट होगा, ठीक है ना, जो आउटपुट होगा ये KVA × किलोवाट होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट दक्षता देखेंगे आगे। यहाँ पर जो है cos फाई क्या है, ये पावर फैक्टर हो गया। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होगी आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस या हानियाँ होती हैं। ठीक है ना। इनमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, इनमें होती है जनरली WI और WC, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये होती हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा ये KVA × cos फाई होता है। और यहाँ पर दोनों स्थानों पर हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट रखेंगे, अंश और हर में दोनों में KVA × cos फाई रखेंगे और हानियाँ इसमें जोड़ करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की नेक्स्ट में जो दक्षता है इनपुट माइनस हानियाँ बटे इनपुट हो सकता है। ठीक है ना। और एक और फार्मूला जो परीक्षा में इस बार पूछा गया था, 1 - इनपुट बटे 1 - हानियाँ बटे इनपुट, जो कि ये वाला फार्मूला है ये आपका इसी फार्मूले से निकलेगा। इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक बार इसमें भाग देंगे एक बार इसमें भाग देंगे। जब इधर भाग देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड में भाग देंगे तो हानियाँ बटे इनपुट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये फार्मूला जो ये वाला फार्मूला दिया गया है ये फार्मूला परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर जो है बेटा इसकी दक्षता आपकी 99% से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, कार्य के आधार पर, और इसकी कम भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। और क्या है, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए जो लोड होता है ये पूर्ण भार पर KVA × अंडर रूट आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है, उच्चतम दक्षता के लिए लोड जो होगा पूर्ण भार पर KVA, ठीक है ना, जो KVA रेटिंग ट्रांसफार्मर की दी जाती है वो लौ हानियाँ और पूर्ण भार पर ताम्र हानियों का भाग दे करके और वर्गमूल लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं KVA में और ये निकल जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल का वीडियो आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर की ही दक्षता से। यहाँ लिखा है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 98 या फिर पूर्ण भार पर ली जाती है। जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता 50% या फिर 1/2 पूर्ण भार पर ली जाती है। जो ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, एक दिन की दक्षता, तो 24 घंटे में kWh में इनपुट बटे 24 घंटे में kWh में आउटपुट। बेटा यहाँ पर उल्टा लिखा है, आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट ऊपर रहेगा और इनपुट यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है ना, kWh में आउटपुट बटे kWh में इनपुट होता है। तो ये आपकी ऑल डे एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट की दक्षता है आपकी संपनर परीक्षण। संपनर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ये आउटपुट बटे, ठीक है ना, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस, और दोनों हानियाँ कौन कौन सी, WI और WC, ठीक है, दोनों हानियों के योग का आधा यहाँ पर लिया जाता है संपनर परीक्षण में, क्योंकि यहाँ डबल ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये जो आउटपुट बनेगा ये KVA × cos फाई होता है। बेटा ट्रांसफार्मर में आउटपुट KVA × cos फाई लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है
मशीनों की दक्षताएं। अब मशीनों की दक्षताओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हमेशा आए दिन उठाए जाते हैं। आधुनिक परमाणु शक्ति संयंत्र की दक्षता बेटा 30 से 55% के बीच होती है। तापीय शक्ति संयंत्र की या भाप शक्ति संयंत्र की दक्षता 25 से 30% होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र मतलब जल शक्ति संयंत्र की जो दक्षता होती है ये 80 से 90% के आसपास होती है। डीजल शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% से 42% के मध्य होती है। सोलर शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% के आसपास होती है। ईंधन सेल की दक्षता बेटा 70% के आसपास होती है। और ज्वारीय शक्ति संयंत्र की दक्षता 80% के आसपास होती है। नेक्स्ट देखते हैं गोबर गैस शक्ति संयंत्र की दक्षता 35% होती है। पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र की दक्षता 40% होती है। प्रत्यावर्तक की अधिकतम दक्षता 80 से 90% होती है। तुल्यकाली मोटर की दक्षता 99% के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें एस जो होती है ये नहीं होती है, जीरो स्लिप होती है, ठीक है ना। 3 फेज प्रेरण मोटर की जो दक्षता होती है 50% से कम होती है। डीसी मोटरों की दक्षता भी 50% से कम होती है। और पीक लोड शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है बेटा 50 से 75% होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का उपयोग बेटा भाप शक्ति संयंत्र में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। होता क्या है कि नीचे बॉयलर होता है, बॉयलर में स्टीम को जनरेट करवाया जाता है। इस स्टीम को ड्राई करने के लिए हम इकोनोमाइजर का जनरली उपयोग करते हैं और इस स्टीम को एब्जॉर्ब करता है सुपर हीटर। सुपर हीटर के बाद इकोनोमाइजर को स्थापित किया जाता है। सुपर हीटर में भाप को शुष्क किया जाता है, जबकि इकोनोमाइजर में जो फीड वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो इकोनोमाइजर है इसकी दक्षता 4 से 10% तक होती है। डीसी जनित्र की दक्षता 95% होती है। पेट्रोल शक्ति संयंत्रों की दक्षता 30% से 40% तक होती है। हिस्टेरिसिस मोटर और शेडेड ध्रुव मोटर इन दोनों की दक्षता बेटा 5 से 35% होती है। यूनिवर्सल मोटर, अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया था। यूनिवर्सल मोटर या उभय धारा मोटर की जो दक्षता होती है बेटा 30% होती है। इसके बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसकी दक्षता कितनी 50% से कम ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा है सभी मशीनों की दक्षताओं से अगला है आपका बॉयलर की दक्षता। जो शक्ति संयंत्र होता है, ताप शक्ति संयंत्र, उसमें 90% होती है। इसके बाद एम्पलीफायर, जो प्रवर्धक होते हैं, इनमें 4 क्लास होती हैं, 4 श्रेणियाँ होती हैं। इनकी दक्षताएं मुख्य रूप से यहाँ पर दी गई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता बेटा 20 से 35% होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की दक्षता आपकी 85% 78% से 78.5% होती है। इसके बाद क्लास ए बी एम्पलीफायर की दक्षता 50 से 78% होती है। और क्लास सी जो होता है, क्लास सी की दक्षता जो होती है ये आपकी 85% से अधिक होती है। बेटा एक यहाँ पर दक्षता और होती है, जो एम्पलीफायर होता है या ट्रांसफार्मर युक्त एम्पलीफायर की अगर दक्षता पूछेंगे या ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर की दक्षता पूछेंगे तो ये बेटा 50% ली जाती है। याद रखना, ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर की दक्षता जो होती है, ठीक है ना, ये आपकी 50% ली जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बेटा जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है इसकी दक्षता होती है आपकी 95 से 96%। मेटल रेक्टिफायर जो होते हैं इनकी दक्षताएं कुछ 2 प्रकार के होते हैं, ये 1 और 2। यहाँ पर पहला है कॉपर ऑक्साइड दिष्टकारी, इसकी दक्षता जो होती है 65 से 75% होती है। सेलेनियम दिष्टकारी की दक्षता जो होती है बेटा 75 से 85% होती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर भी करते रहिए बेटा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपको नेक्स्ट डे प्राप्त हो जाएगा ये आपका इल्यूमिनेशन से रहेगा। और इल्यूमिनेशन से जितने भी टॉपिक या जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह से आपको प्रश्न मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने दक्षता का बनाया है इसी प्रकार से हमारे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो जाइए और देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपकी परीक्षा संबंधी विशेष विवरण दिया गया है। तो बेटा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद।